Hello students, welcome back. This is Shubhadra and today we are going to discuss about Introduction to Instrumental Techniques. This is an introductory topic from the final year subject from the subject Instrumental Methods of Analysis. अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी ड्रग की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंपोजिशंस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम दोनों तरीके के टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकते हैं और जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकते हैं। यहाँ इस लेक्चर में आज हम इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स की बात करेंगे। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं, जिसको हम मेज़र करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, और ये यूज़ होते हैं ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने में। यहाँ हम एक टेबल के जरिए ये देखेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं और ड्रग की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। अगर हम फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें तो ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करने के लिए यूज़ होता है उसे हम पोटेंशियोमीट्री कहते हैं, और पोटेंशियोमीट्री को आप ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं, और इसे हम मेज़र करते हैं कंडक्टोमीट्री इंस्ट्रूमेंटल मेथड से, और इसे भी आप फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। थर्ड मेथड जो है वो है इलेक्ट्रिकल करंट। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी which is measured through polarography, एम्पीरोमेट्री। पोलरोग्राफी और एम्पीरोमेट्री दोनों ही मेथड्स में हम इलेक्ट्रिकल करंट को मेज़र करके ड्रग की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में यूज़ करते हैं, जैसे यूवी, विजिबल, आईआर, एनएमआर एंड AAS। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्टैंड्स फॉर N इज द न्यूक्लियर, M इज द मैग्नेटिक एंड R इज द रिजोनेंस। और अगर हम AAS की बात करें तो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये सारे मेथड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में आते हैं, और ये सारे ही मेथड्स को आपको इस सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ना है। अगर हम फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें बात करते हैं हम इमिशन ऑफ रेडिएशंस की, और अगर किस इंस्ट्रूमेंटल मेथड में ये यूज़ होता है उसका नाम है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही सिलेबस में इंक्लूडेड है, और इसमें हम इमिशन ऑफ रेडिएशन जैसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं। अगर हम बात करें सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी की तो वो है रोटेशन ऑफ रेडिएशन, और रोटेशन ऑफ रेडिएशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड हम यूज़ करते हैं वो है पोलरीमेट्री। यहाँ पर मैंने फ्लेम फोटोमेट्री का नाम भी लिखा है। फ्लेम फोटोमेट्री में भी हम इमिशन ऑफ रेडिएशन का ही यूज़ करते हैं। इमिशन और फ्लेम दोनों में ही हम, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री दोनों में ही हम इमिशन ऑफ रेडिएशन का यूज़ करते हैं। रोटेशन ऑफ रेडिएशन फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग पोलरीमेट्री में यूज़ करते हैं। अगर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, तो डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन में हम एक्सरे डिफ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन का यूज़ करते हैं, और इससे हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। अगर मैं एट्थ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, जिसे हम कहते हैं मास टू चार्ज रेशियो, और इसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेक्ट्रोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जितने भी स्पेक्ट्रोमेट्री के टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं, जो यहाँ पर हैं। यूवी, विजिबल, IR, NMR, मास, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट एडवांटेजेस जो हमें मिलते हैं इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक से। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि हमें इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स के लिए बहुत ही थोड़े सैंपल की ज़रूरत होती है।
ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज नीडेड फॉर एनालिसिस। थोड़े से ही सैंपल से हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड को यूज़ करके हम बहुत ही फास्ट रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड इज फास्ट। फास्ट रिजल्ट एनालिसिस की फास्ट रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ड्रग को बनाते हुए ड्यूरेशन में ड्रग की कंपोजिशन या उसकी प्रॉपर्टी को चेक करना चाहते हैं तो हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए। अगर हमें फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमें ड्रग की कंपोजिशन को या ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को रोकना पड़ेगा। तो अगर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हमारी लगातार चलती रहे और उसके बीच में हमें ड्रग की टेस्टिंग करनी है तो हमें फास्ट रिजल्ट को ऑब्टेन करना इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम थर्ड एडवांटेज की बात करें तो जो भी अगर हम किसी मिक्सचर को भी यूज़ कर ले रहे हैं, जैसे हमारी मार्केट में जो ड्रग्स अवेलेबल हैं वो 2 या 3 ड्रग की मिक्सचर्स भी होती हैं, तो 2 और ड्रग की मिक्सचर्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और उसकी हमें कोई टेस्टिंग करनी है, तो बिना मिक्सचर को सेपरेट किए हुए भी हम इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ इंपॉर्टेंट एडवांटेज की बात करें तो जो भी रिजल्ट हमें मिलते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड से वो बहुत ही रिलायबल और एक्यूरेट होते हैं। ड्रग की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी, जो ड्रग का जो रिजल्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज या जो भी प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट हमारे लिए रिलायबल और एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ड्रग हम एक लैबोरेटरी से दूसरे लैबोरेटरी में या एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में बनाए। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो रिजल्ट हमें एक लैब में मिला है वो ही रिजल्ट हमें दूसरे लैब में मिले, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ड्रग की स्टेबिलिटी को हमें स्टडी करना होता है। तो ड्रग की स्टेबिलिटी अगर जो रिजल्ट है वो 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर के साथ चेंज हो रही है तो उसके साथ हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम देखते हैं कि ड्रग की जो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके हिसाब से जो ड्रग की प्रॉपर्टी है वो मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए जो भी रिजल्ट है वो रिलायबल होना चाहिए और हर बार एक एक्यूरेट रिजल्ट को देना चाहिए। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि अगर कोई ऐसी ड्रग हमारे पास अवेलेबल है, वो चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, मोस्टली बहुत बार प्रॉब्लम ये नेचुरल ड्रग के साथ आती है कि उसके लिए हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंटल या नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक नहीं अवेलेबल है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस नेचुरल ड्रग को हम इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक का यूज करके टेस्ट करते हैं। तो व्हेन नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड इज नॉट पॉसिबल, देन व्हाट वी कैन डू, then instrumental method is the only answer to this kind of problem. So these are the various advantages with the instrumental techniques. Now we can discuss about various techniques which are in your syllabus. अब हम बात करेंगे वो टेक्निक जो आपके सिलेबस में है। जैसे हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल, IR, NMR और मास के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो आपके सिलेबस में है। अगर हम बात करें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की, तो ये जितनी भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है इसमें ड्रग या किसी भी मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हम करवाते हैं रेडिएशन से। रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के रेडिएशंस हैं, जैसे गामा रेज, यूवी विजिबल रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। इन सारे रेडिएशंस को हम मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करवाने के बाद ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल है वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर रहा है, इमिट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तीनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर करके ड्रग की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री की, तो इसमें 2 पार्ट है, एक यूवी और दूसरा विजिबल। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम यूवी रेडिएशंस को पास करते हैं और यूवी रेडिएशन का कितना अमाउंट ड्रग ने एब्जॉर्ब किया है वो मेजर करते हैं। अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करें तो इसमें हम विजिबल रेडिएशन को पास आउट करते हैं और ये देखते हैं कि कितने अमाउंट का विजिबल रेडिएशन ड्रग ने एब्जॉर्ब किया है। इन दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टी से हम ड्रग में प्रेजेंट हुए
अनसैचुरेटेड पार्ट को डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर मैं अनसैचुरेशन की बात करूं, अनसैचुरेशन, तो हमें मालूम है कि अनसैचुरेशन जैसे ही वर्ड में बोलती हूं तो हमारे दिमाग में आ जाता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड है कि विजिबल यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम रेडिएशन को पास कराते हैं, ड्रग यूवी या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है और वो हमें ड्रग में प्रेजेंट हुए अनसैचुरेशन दैट इज एल्कीन या एल्काइंस बॉन्ड को की प्रेजेंस को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। अगर मैं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करूं तो हम आईआर रेडिएशन को पास करते हैं और आईआर रेडिएशन को पास करने के बाद ये देखते हैं कि कितने अमाउंट की आईआर रेडिएशन ड्रग ने एब्जॉर्व की है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली वो क्या है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे ही आईआर रेडिएशन को ड्रग एब्जॉर्व करती है तो हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि ड्रग में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कि हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि ड्रग में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आपको मालूम है कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। दीज आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विच कैन बी प्रेजेंट इन अ ड्रग स्ट्रक्चर। सो अगर आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें याद रखने के लिए कि इस आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम ड्रग में प्रेजेंट हुए फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं, जैसा भी अभी भी मैंने फुल फॉर्म बताया था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं और रेडियो वेव को पास करके फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। और अगर एनएमआर से हम क्या मेजर करते हैं उसको जानने की कोशिश करें तो यहां पर हम रेडियो वेव को पास आउट करके फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस को देखते हैं और इस फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस से हम एनएमआर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम पीएमआर और सीएमआर कहते हैं। अगर मैं पीएमआर की बात करूं तो इसे हम लोग प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजोनेंस कहते हैं और अगर मैं सीएमआर की बात करूं तो इसे हम लोग कार्बन मैग्नेटिक रिजोनेंस कहते हैं। और इन दोनों में ही हम ड्रग के अलग अलग स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजोनेंस में हम ड्रग में प्रेजेंट हुए प्रोटॉन्स को डिटरमाइन करते हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं वो हम इस पीएमआर के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। अगर मैं सीएमआर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हुए कार्बन को हम डिटरमाइन करते हैं सीएमआर से। तो एनएमआर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनएमआर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम पीएमआर और सीएमआर के थ्रू एनएमआर को डिटरमाइन करते हैं। पीएमआर में हम स्ट्रक्चर में, ड्रग के स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो देखते हैं और सीएमआर में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं वो देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की बात करूं तो वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम ड्रग के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम किसी भी रेडिएशन का यूज नहीं करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे और जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर छोटे छोटे पार्ट में ब्रेकआउट हो जाता है और इस छोटे छोटे पार्ट के मॉलिक्यूलर वेट को हम डिटरमाइन करते हैं। ड्रग के मॉलिक्यूलर मास को हम फाइनली मास स्पेक्ट्रोमेट्री में डिटरमाइन करते हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद आप ये पता कर पा रहे होंगे कि ये डिफरेंट टेक्निक से किसी भी ड्रग का, वो ड्रग चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, अगर ड्रग में प्रेजेंट हुए अनसैचुरेशन, ड्रग में प्रेजेंट हुए फंक्शनल ग्रुप, ड्रग में प्रेजेंट हुए प्रोटॉन्स, ड्रग में प्रेजेंट हुए कार्बन्स और ड्रग का क्या मॉलिक्यूलर मास है, इन सभी चीजों को हम डिटरमाइन कर लेंगे तो फाइनली हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम ड्रग के स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश कर पाए। तो हम ये कह भी सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है वो ड्रग के स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज की जाती है और जब हमें ड्रग का स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से हम
ये पता कर पाएंगे कि ड्रग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाकर के क्या असर करेगी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको इंडस्ट्री में QC QA डिपार्टमेंट्स में वर्क करने के लिए भी यूज आती है। तो ये बेसिक्स है, यहाँ पर अगर आप क्लेरिफाई कर लेंगे तो आप आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मैं आपके सिलेबस के सेकंड पार्ट की बात करूं तो आपके सिलेबस में सेकंड पार्ट दैट इज आपका जो 4th और 5th यूनिट है वो क्रोमेटोग्राफी है। और क्रोमेटोग्राफी में आप डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स लाइक TLC दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको पढ़ना है। और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का अगर मैं छोटा इंट्रोडक्शन दूं तो हम यहाँ पर मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर पाते हैं और मिक्सचर्स की स्पॉटिंग हम थिन लेयर पे या पेपर पे करके उसकी RF वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगर HPLC की बात करें तो ये हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें हम कॉलम्स का यूज करते हैं, अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज कर पाते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में हम नॉवेल गैसेस का यूज करते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम पर्टिकुलर जेल्स का यूज करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सो ये भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं जो ड्रग के मिक्सचर को सेपरेट करने में यूज होते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपको फाइनल ईयर के इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं और आगे आपको अगर जॉब के लिए जाना है या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, दोनों ही पार्ट में ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो ड्रग की जितनी भी एनालिसिस होती है वो इन्हीं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके होती है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं जिसमें आप M.Pharm का अपना डिजर्टेशन वर्क करेंगे, जिसमें आप रिसर्च वर्क करते हैं, अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं M.Pharm के बाद, उसमें भी हायर स्टडीज़ जो भी सिंथेटिक ड्रग या नेचुरल ड्रग को आप बनाएंगे उनकी जो एनालिसिस होती है वो भी इन्हीं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज़ होती है। ये है कि अगर आप किसी न्यू ड्रग डेवलपमेंट की बात करें तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट भी इन्हीं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज करके होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है कि ड्रग के स्ट्रक्चर का एस्टेब्लिशमेंट या तो वो नेचुरल होगी या सिंथेटिक होगी, उस ड्रग के स्ट्रक्चर का एस्टेब्लिशमेंट इन्हीं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही होता है। ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में जो 3 स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग है, आप रॉ मटेरियल लाते हैं उसकी टेस्टिंग होती है, बल्क ड्रग की टेस्टिंग होती है, फिर फिनिश जो प्रोडक्ट होता है उसकी टेस्टिंग होती है। तीनों ही टेस्टिंग के लिए जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो ये ही इंस्ट्रूमेंट है। इसके साथ ही साथ अगर आप न्यू ड्रग डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, उस न्यू ड्रग डेवलपमेंट में भी अगर आप स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के थ्रू ड्रग के स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश कर रहे हैं या आप किसी न्यू ड्रग को डिस्कवर कर रहे हैं तो भी आपको स्ट्रक्चर का एस्टेब्लिशमेंट इन्हीं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही होना है। इसलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी की नोट के साथ मैं बताना चाहूंगी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर ही होगा। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।